स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में कर्नाटका सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, GDS to MTS की बुक आपको मिल जाएगी। 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ ये बुक रहेगी, मैथ सोल्यूशन भी साथ में रहेगा। 2023 के पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपको मिल जाएगी, इसका भी मैथ सोल्यूशन साथ में रहेगा, रीजनिंग पोर्शन भी रहेगा। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीएसए सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार बुक क्वेश्चन ओशियन बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और क्वेश्चन जो वो MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सभी का सिलेबस इसमें कवर है, MTS का, पोस्टमैन मेल गार्ड का और PASA का सिलेबस। तो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, उसमें से 5000 क्वेश्चंस भी ये अच्छे से आप करके जाते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी की जितनी भी लाइंस बनती हैं हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं, 8627096166 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन ए नोट मोर देन हाउ मैनी पोस्ट ऑफिसेज एज स्पेसिफाइड इन दी लाइसेंस। फ्रैंक किए गए लेखों को लाइसेंस में निर्दिष्ट कितने से अधिक डाकघरों में पोस्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं उनको आपने डाकघर से ही पोस्ट करना होता है, उसको आप पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। तो मैक्सिमम आप कितने डाकघरों में इस तरह के लेखों को पोस्ट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यानी कि आपके पास 2 डाकघर होंगे, उन दोनों में से किसी एक डाकघर में जाकर वो आप आर्टिकल्स को पोस्ट कर पाएंगे। अब ये जो 2 डाकघर होंगे कौन कौन से होंगे? 2 डाकघर वह डाकघर होंगे जो हेड ऑफ डिवीज़न के द्वारा, इनके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लाइसेंस में निर्दिष्ट किए जाएंगे। फ्रैंक किए हुए लेखों को मैक्सिमम आप 2 डाकघरों में पोस्ट कर सकते हैं, और ये 2 डाकघरों को निर्धारित कौन करेगा? तो हेड ऑफ डिवीज़न यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट लाइसेंस में निर्दिष्ट करता है कि आप इन 2 डाकघरों में फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगी। बट इज द पर्पज फॉर विंडो डिलीवरी टिकट। विंडो डिलीवरी टिकट का क्या उद्देश्य होता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए फ्रैंकिंग मशीन होती है। तो क्या होता है, जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस को जारी किया जाता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के लिए जब लाइसेंस जारी किया जाता है तो साथ में उसको विंडो डिलीवरी टिकट भी जारी की जाती है। जितनी भी कंसाइनमेंट्स यानी कि जितनी बार भी आप पोस्ट करने के लिए फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करेंगे, उनके साथ विंडो डिलीवरी टिकट भी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। द वेट ऑफ अ लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड। लेटर कार्ड क्या हो जाएगा? इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन जो वो कितना हो सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 5 ग्राम मैक्सिमम हो सकता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड शुड बी। निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड का आकार अधिकतम एवं न्यूनतम कितना होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 10/7 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम की बात करें 15/10.5 सेंटीमीटर। अब जो आपके प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड होते हैं, जब ये अनफोल्ड होते हैं, ठीक है, तो जब ये अनफोल्ड रहेंगे इनका मैक्सिमम साइज आ जाएगा आपके पास 30/21 सेंटीमीटर,
और बात करें मिनिमम की 20/14 सेंटीमीटर, जब इनको फोल्ड किया जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15/10.5 सेंटीमीटर, और मिनिमम आपके पास आ जाएगा 10/7 सेंटीमीटर। बिजनेस रिप्लाई सर्विस कैन बी परमिटेड बाई, बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए अनुमति कौन दे सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, हेड ऑफ द डिवीज़न के द्वारा दी जाती है। अब ये सर्विस जो है, इसमें अगर आप कोई भी सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। कितने चार्जेस देने पड़ते हैं? जो भी सामान्य डाक शुल्क होता है, यानी कि जो भी यूजुअल पोस्टेज चार्जेस हैं, प्लस ₹1 आपको पर आर्टिकल के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए चार्जेस। अब इसमें क्या रहता है, जो फीस रहती है बिजनेस रिप्लाई परमिट के लिए, वो एप्लीकेंट से आवेदनकर्ता से एडवांस में ले ली जाती है, यानी कि पहले ही ले ली जाती है। तो कैसे ली जाती है? अगर वो फर्स्ट क्वार्टर में इसके लिए आवेदन करता है तो जो फीस उससे ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी? फर्स्ट क्वार्टर क्या हो जाएगा आपके पास? 1 अप्रैल से अगर वो 30 जून तक लेता है तो बिजनेस रिप्लाई परमिट के लिए फ़ीस कितनी हो जाएगी? 200। उसी तरह से सेकंड क्वार्टर में लेता है, यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, तब 150 रुपीज़ उसको फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो थर्ड क्वार्टर में अगर लेता है, इनके 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 100 रुपीज़ उसे देने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर फोर्थ क्वार्टर में लेता है 1 जनवरी से 30 मार्च तक, तो इसके लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से चार्जेस लिए जाते हैं बिजनेस रिप्लाई परमिट के लिए। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए आप आवेदन करेंगे हेड ऑफ डिवीज़न को, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, यूजुअल पोस्टेज चार्जेस प्लस ₹1 आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। मैक्सिमम वेट फॉर पैटर्न और सैंपल पैकेट विल बी, एक पैटर्न या नमूना पैकेट के लिए अधिकतम वजन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। तो किसी भी पैटर्न या सैंपल पैकेट का मैक्सिमम जो वेट है 2 किलोग्राम हो सकता है। नंबर ऑफ डेज विद इन द रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी कंप्लीटेड बाय द डिविजनल ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, पंजीकृत समाचार पत्र के नवीकरण का जो आवेदन होगा, यानी कि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, आप उसको रीन्यू करना चाहते हैं, तो रिन्यूअल के लिए जो आपका आवेदन होगा वो मंडल कार्यालय में जिस तिथि को प्राप्त होगा उस तिथि से कितने दिनों के भीतर उसको आपने कंप्लीट करना होगा, यानी कि उसको रीन्यू करना होगा। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 15 दिनों के भीतर। पोस्ट कार्ड्स कैन बी रजिस्टर्ड, पोस्ट कार्ड जो है वो पंजीकृत किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो जब हम रजिस्ट्रेशन के बारे में करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, उसमें आपके पास कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? आपके लेटर आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड आ जाएंगे, आपके पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, फिर उसके बाद बुक एंड पैटर्न पैकेट आ जाएंगे, फिर आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं, पार्सल की बुक आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, और न्यूज़पेपर की भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलाइन लेटर कार्ड, पार्सल, न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद बुक एंड पैटर्न पैकेट और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, इन सभी की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला पूछा जाता है। यहाँ पर ये पूछा गया है पोस्ट कार्ड का पंजीकरण आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which is correct related to inquiry fees for a value payable article, वीपी लेख के लिए पूछताछ शुल्क से संबंधित कौन सा सही है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बिल बी रिफंडेड वेयर दी कंप्लेंट वाज फाउंड टू बी वेल ग्राउंडेड, वीपी लेख के लिए जहां शिकायत अगर सही पाई जाती है वहां पर पैसे जो है वो रिफंड कर दिए जाते हैं। तो इंक्वायरी फीस जो रहती है किसी भी वैल्यू पेबल आर्टिकल के लिए वो आपको क्या करनी पड़ती है? पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में देनी पड़ती है। तो इंक्वायरी जो है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा की जाएगी। कब की जाएगी? जब उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान आप करते हैं, और जो निर्धारित शुल्क रहेगा उसका भुगतान आपको डाक टिकटों के माध्यम से करना होगा। और जो डाक टिकट होंगे वो आपने कैसे देने हैं? तो आपका जो कंप्लेंट लेटर होगा, शिकायत पत्र होगा, उसके ऊपर आपने वो डाक टिकट चिपकानी होंगी। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी।
bonus for whole life assurance policy of PLI for the financial year 2022-2023 which is applicable from 1st April 2022। अब ये आपने क्या करना है, प्रेजेंट वाले जो बोनस रेट है वो सारे याद करने हैं, प्रेजेंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो सारे याद करने हैं। कोरस्पोंडेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी, भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार जो वो क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर भी आ जाएगा प्रीपेड विद इनलैंड रेट्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पत्राचार जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारतीय सेना में काम करता है लेकिन वो भारत के बाहर कहीं सेवारत है, यानी कि भारत के बाहर उसकी कहीं ड्यूटी है, तो भारत के बाहर सेवारत जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मी होंगे उनके लिए जब पत्राचार भेजा जाता है किस एड्रेस के ऊपर उसको भेजा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस के, ठीक है, APO 56 के पते पर उसको भेजा जाएगा या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर उसको भेजा जाएगा। अब एक आर्मी पोस्ट ऑफिस आपका 99 APO भी है, लेकिन ध्यान रखना जो भी आपका कोरेस्पोंडेंस रहेगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के लिए जो भारत के बाहर कार्यरत हैं या सेवारत हैं उनके लिए जो पत्राचार भेजा जाएगा 56 APO के पते पर भेजा जाएगा या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। 99 APO के पते पर इसको नहीं भेजा जाएगा, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, ये जो पत्राचार होगा शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स, अंतर्देशीय दरों के साथ इसका पूर्व भुगतान आपको करना होगा। फिर उसके बाद जितने भी उद्देश्य होते हैं, चाहे वो किसी आर्टिकल को पोस्ट करने के बारे में है, उसकी डिटेंशन के बारे में है, उसकी रिडायरेक्शन के बारे में, जितनी भी आर्टिकल्स को पोस्ट करने के बाद कोई भी उसके साथ एक्टिविटी की जाती है सेम इनके साथ भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे आपके इनलैंड आर्टिकल्स को ट्रीट किया जाता है सभी उद्देश्यों के लिए, वैसे ही इनको भी किया जाएगा और पोस्टल चार्जेस में कोई भी छूट आपको नहीं दी जाती है। ये मत समझना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कर्मचारियों के लिए ये पत्राचार है तो चार्जेस में छूट होगी, ऐसा नहीं है। ये प्रीपेड होने चाहिए अंतर्देशीय दरों के साथ। इन दी फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू दी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, विदेशी डाक में लेटर पोस्ट शब्द डाक लेखों की किन श्रेणियों पर लागू होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। अब आपके पास लेटर पोस्ट टर्म आती है, दूसरी आती है पार्सल पोस्ट। जैसे हम अंतर्देशीय डाक में करते हैं तो आर्टिकल्स की 10 श्रेणियां हैं, लेकिन फॉरेन पोस्ट में लेखों की केवल 2 ही श्रेणियां हैं। और ये 2 श्रेणियां कौन सी हैं, एक आपके पास लेटर पोस्ट आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी पार्सल पोस्ट। लेटर पोस्ट शब्द जो है वो किन डाक वस्तुओं के ऊपर लागू होता है, इसमें लेटर आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट, एरोग्राम, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, ये सभी किस में आ जाएंगे, लेटर पोस्ट टर्म में आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 12th का ए आ जाएगा। प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट जो होते हैं लेटर पोस्ट शब्द में आ जाते हैं, पार्सल नहीं आएंगे, बिजनेस पार्सल भी नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया इज परमिसिबल फॉर दी फॉलोइंग फॉरेन इनवर्ड आर्टिकल्स ओनली, भारत के भीतर हवाई मार्ग से निशुल्क पुनर्निर्देशन निम्नलिखित में से किन विदेशी आवक लेखों के लिए अनुमत है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब क्या होता है, फर्स्ट क्लास मेल जो होती है चाहे उसके ऊपर अधिभार दिया गया हो चाहे वो अनसरचार्ज हो, या फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स कौन से आ जाएंगे, इनलैंड आर्टिकल्स में तो लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड आ जाते हैं। फॉरेन पोस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड। अब जो इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा किसी और देश के लिए आप नहीं भेज सकते, अगर आप भेजते हैं तो उसको इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाता है। तो क्या आ जाएगा, फॉरेन पोस्ट में जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स आते हैं चाहे वो असरचार्ज हो चाहे वो अनसरचार्ज हो, उसमें लेटर आ गए, एरोग्राम और पोस्ट कार्ड आ गए। ये 3 प्रकार के डाक लेख जब भी भारत के भीतर प्राप्त होते हैं वितरण के लिए तो इनकी फ्री रिडायरेक्शन की जाती है हवाई मार्ग के माध्यम से भारत के भीतर। करेक्ट आंसर 13th का क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा।
द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ फॉरेन लेटर शुड नॉट एक्सीड। किसी विदेशी पत्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का अयोग अधिकतम कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा फॉरेन आर्टिकल्स के मामले में जो फॉरेन लेटर होता है, विदेशी पत्र होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों का योग 900 मिलीमीटर हो सकता है। अब आप सोचेंगे इसकी विड्थ विड्थ कैसे होगी या डेप्थ कैसे होगी, तो जरूरी नहीं है कि लेटर जो है सिंपल एनवलप में भेजा जाए, क्या उसकी चौड़ाई भी हो सकती है, उसकी गहराई भी हो सकती है, बुक्स की तरह भी उसको भेजा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अब दूसरी बात, इसकी जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन होंगी, यानी कि इसकी जो सबसे बड़ा आयाम होगा वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप लेटर को रोल फॉर्म में भेजते हैं। ज़रूरी नहीं आपने जो लेटर भेजा है वो रेक्टेंगुलर हो, आप रोल फॉर्म में भी लेटर को भेज सकते हैं, यानी कि इस तरह का लेटर भी हो सकता है रोल फॉर्म में, यानी कि वो सिलेंडर की तरह भी हो सकता है। अगर आप इसको इस तरह से भेजते हैं रोल फॉर्म में, तो इसके लिए डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? लेंथ प्लस ट्वाइस द डायामीटर जो है 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका डायामीटर क्या आ जाएगा? ये वाली इतनी जगह जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लंबाई यानी कि लेंथ, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस ट्वाइस द डायामीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आएगा उसका दोगुना, इन दोनों का योग 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन रहेगी वो 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में 900 मिलीमीटर किसके लिए आएगा? लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों के सम के लिए आएगा। तो 14th की ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स एंड पैम्पलेट्स दैट कैन बी सेंट टू अ फॉरेन कंट्री? करेक्ट आंसर आपके पास 15th का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 5 kg मैक्सिमम हो सकता है। तो कोई भी आपका विदेशी देश को भेजे जाने वाला मुद्रित कागज़ों का जो पैकेट है उसका मैक्सिमम वेट 5 kg हो सकता है अगर उसमें प्रिंटेड बुक्स या पैम्पलेट्स हों। तो प्रिंटेड पेपर या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है इनका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 2 kg। फॉरेन पोस्ट के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रिंटेड पेपर या न्यूज़पेपर जब भी आप फॉरेन कंट्री के लिए भेजते हैं मैक्सिमम उनका वेट 2 kg आ जाएगा। लेकिन ऐसे प्रिंटेड पेपर जिसमें क्या हो, किताबें हों या पैम्पलेट हो, उसका मैक्सिमम वेट जब वो 5 kg हो सकता है। बट इज द मिनिमम वेट ऑफ अ वल्क बैग? वल्क बैग का न्यूनतम वजन कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जो वल्क बैग रहता है इसमें मिनिमम वेट 5 किलोग्राम और मैक्सिमम की बात करें कितना आ जाएगा? 30 किलोग्राम आ जाएगा। वल्क बैग जो होता है किसके लिए उपलब्ध रहता है? तो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। अगर आप स्पेशल बैग भेजना चाहते हैं, प्रिंटेड पेपर्स के डिस्पैच करना चाहते हैं या प्रिंटेड पेपर्स के स्पेशल बैग्स को प्राप्त करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जो एड्रेसेस हैं उनके लिए आप भेज रहे हैं या फिर सेंडर है आपका कोई वहाँ पे वो आपके लिए भेज रहा है, तो वल्क बैग का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन जो है इसके लिए रहती है, जो वल्क बैग के लिए वो हेड ऑफ सर्कल को उस डाकघर के माध्यम से आपने भेजनी होती है जहाँ से आप इस तरह के बैगों को पोस्ट करना चाहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर एड्रेस्ड टू अ फॉरेन कंट्री इस किसी विदेशी देश को संबोधित अंध साहित्य के बारे में शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना लिया जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगी। विल बी रिटर्न्ड एंड चार्ज्ड ऑन डिलीवरी टू द सेंडर विद लेटर और पार्सल इनलैंड पोस्टेज। तो आप क्या करते हैं, एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजते हैं फॉरेन कंट्री के लिए, लेकिन उसके लिए जो निर्धारित शर्तें हैं उनका पालन वो नहीं करता है, तो उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वापस जब किया जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, पोस्ट करते समय आपसे बहुत सारे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन वो शर्तों का उल्लंघन करता है, फिर वो जब सेंडर को वापस किया जाता है तो वितरण के समय अंतर्देशीय पत्र या पार्सल पर लागू डाक शुल्क उसके ऊपर वसूला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। For the purpose of surcharges, the articles are broadly divided into how many groups?
into two groups which are commonly known as। अधिभार के उद्देश्य से लेखों को मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित किया गया है जिन्हें आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर आपके पास ये आ जाएगा LC एंड AO। LC का क्या मतलब हो जाएगा लेटर्स एंड कार्ड्स, AO का मतलब हो जाएगा अदर ऑब्जेक्ट। लेटर्स एंड कार्ड में क्या क्या शामिल हो जाएगा, इसमें लेटर आ जाएंगे, दूसरे आपके कार्ड आ जाएंगे यानी कि पोस्ट कार्ड वगैरह, फिर उसके बाद पोस्टल मनी ऑर्डर आ जाएंगे, रेट चार्ज मनी ऑर्डर, एडवाइस ऑफ डिलीवरी या एडवाइस ऑफ पेमेंट। ये सारी चीज़ें लेटर्स एंड कार्ड्स वर्ड में शामिल होंगी। AO का मतलब हो जाएगा अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट में आपके प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, इस तरह की चीज़ें शामिल आ जाएंगी। तो सरचार्जेस के उद्देश्य से लेखों को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, LC एंड AO। LC में क्या आता है, AO में क्या आता है, याद रखना है। The length of a foreign parcel should not exceed। विदेशी पार्सल की लंबाई कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.50 मीटर मत कर देना, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद सम ऑफ लेंथ, लंबाई का योग, प्लस, ठीक है, यानी कि जो लेंथ है, प्लस ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस जो रहेगी, सबसे बड़ा आयाम रहेगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ा आयाम है लंबाई की दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में मापा जाएगा। क्या मान लीजिए आपके पास एक पार्सल है, पार्सल के लिए जो मैक्सिमम लेंथ है 1.05 मीटर है। अब इसकी जो बात करें हम सम ऑफ लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस की, लेंथ यानी कि कितनी हो जाएगी 1.05 मीटर हो जाएगी, प्लस ग्रेटेस्ट जो डायमेंशन या सरकमफ्रेंस है, क्योंकि अब लेंथ है तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी होगी। लेकिन ग्रेटेस्ट डायमेंशन आपने इसको नहीं लेना है, आपने किसको लेना है, लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में आपको जो सबसे बड़ी आयाम दिखे, सबसे बड़ी डायमेंशन दिखे, सरकमफ्रेंस दिखे, उसको मेज़र करना है। यानी कि 1.05 मीटर को नहीं आप वहाँ पे काउंट करेंगे। तो 1.05 मीटर प्लस जो ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस होगी, सबसे बड़ी परिधि होगी, लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में जो मापी जाएगी वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस रहेगी लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में जिसे मापा जाएगा, तो इन दोनों का जो योग रहेगा, सम रहेगा, 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Articles addressed post resident except value payable articles are detained in the office of delivery for a period not exceeding। मूल्यदेय वस्तुओं को छोड़कर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित अन्य किसी डाक वस्तु को डिलीवरी कार्यालय में अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। 1 महीने के लिए मैक्सिमम आप रोक कर रख सकते हैं। तो जब भी किसी डाक वस्तु को वैल्यू पेबल आर्टिकल के रूप में भेजा जाता है, वहाँ पर 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आर्टिकल वैल्यू पेबल आर्टिकल है तो उसको मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए ही रोका जाएगा। वैल्यू पेबल के अलावा कोई अन्य डाक वस्तु है, चाहे वो कोई सी भी डाक वस्तु है, 1 महीने मैक्सिमम तक उसको रोक के रखा जा सकता है। बट इजी प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, पोस्ट मास्टर की जो ऑर्डर बुक होती है उसकी संरक्षण अवधि क्या है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 3 साल के लिए इसको सुरक्षित करके रखा जाता है। फॉर्म MS-14A इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, फॉर्म MS-14A का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम के रूप में किया जाता है। तो स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम जो होता है ये क्या किया जाता है, हर महीने की पहली तारीख को क्या किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, MO रजिस्ट्रेशन या फिर पार्सल असिस्टेंट के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम जो है हर महीने की पहली तारीख को मनी ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन और पार्सल असिस्टेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। और MS-14 की अगर बात करें तो वो क्या होता है, मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है। MS-14A की बात करें स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम हो जाएगा। But is the maximum limit of remittance through departmental MMS with MTS in addition to the deriver for conveyance of cash in cash bag and closed in account bag। लेखा बैग में संलग्न
नकदी बैग में नकदी के परिवहन के लिए ड्राइवर के अलावा एमटीएस के साथ विभागीय एमएमएस के माध्यम से प्रेषण की अधिकतम सीमा क्या है। अब यहाँ पे 3 जन हो जाएंगे, एक एमएमएस है डिपार्टमेंटल, दूसरा है आपके पास एमटीएस और साथ में एक ड्राइवर भी है। अब जो कैश लेके जा रहे हैं वो कैसे ले जा रहे हैं, अकाउंट बैग के अंदर कैश बैग में डाल कर ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैश को कन्वे करने की या कैश को लेकर जाने की लिमिट वो है 50 लाख रुपए। अगर लूज कैश भेजा जाता है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के माध्यम से 5 लाख है। बाकी अगर जीडीएस के माध्यम से भेजा जाता है तो सिंगल जीडीएस है 1 लाख रुपए, 2 जीडीएस हैं तो वहाँ पे 5 लाख रुपए वो लेकर जा सकते हैं। विच मेनू इज इन FINACL is used by the SBCO for making adjustment in the balances and interest in the accounts of SBA type Wide SB order 9/2022। करेक्ट आंसर आपके पास 24th का बी आ जाएगा HIARM। FINACL में HIARM मीनू का उपयोग किया जाता है SBCO के द्वारा सभी प्रकार के जो खातों में शेष राशि और ब्याज है उसका समायोजन करने के लिए। One mobile number can be linked with the maximum of how many KIFs in FINACL। FINACL में एक मोबाइल नंबर को अधिकतम कितनी KIF IDs के साथ कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल के साथ जोड़ा जा सकता है। 25 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 5 के साथ जोड़ा जा सकता है। ईच सेट ऑफ RMS सेक्शन इज सप्लाइड विद। RMS अनुभाग के प्रत्येक सेट को किसकी आपूर्ति की जाती है। 26 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ों को कैरी किया जाता है। अब ये जो पोर्टफोलियो दिया जाता है ताला और चाबी के साथ प्रोवाइड करवाया जाता है और इसके ऊपर क्या रहता है, डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन, जो अनुभाग है उसका पद नाम रहता है, किस सेट से वो जुड़ा हुआ है उस सेट की संख्या, ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर पेंट की गई होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। A head sorting assistant is required to submit a daily report to the superintendent RMS through record officer in which form। प्रधान छंटाई सहायक को कौन से फोरम पर रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक RMS को एक दैनिक रिपोर्ट जमा करनी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी MS 83 के ऊपर। तो डेली रिपोर्ट जो MS 83 के ऊपर बनाई जाती है, कौन इसको बनाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बनाएगा। कहाँ से बनाएगा, सेट्स की जो रफ नोटबुक्स होती हैं वहाँ से इसको बनाया जाता है। किसके माध्यम से, रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट RMS को ये जमा की जाती है, सबमिट की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच आर। मेल सार जो होता है 2 भागों में से विभाजित किया जाता है और 2 भाग जो वो कौन कौन से हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एक मेल और दूसरा कौन सा आ जाएगा, बैग आ जाएगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड एट। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, 9 अक्टूबर 1874 को। An advice which is enclosed in every mail bag furnishing the details to the office of destination is known as। एक सूचना जो गंतव्य कार्यालय को विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक मेल बैग में संलग्न होती है। ठीक है, अब कितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो थैले भेजे जाते हैं, जो मेल बैग भेजे जाते हैं, उनमें एक एडवाइस रहती है, एक सूचना रहती है जो किसके लिए रहती है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन के लिए, गंतव्य कार्यालय के लिए रहती है। इनके गंतव्य कार्यालय को ये विवरण प्रस्तुत करती है उस मेल के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटर बिल। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 30th की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। DPMS स्टैंड्स फॉर, DPMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, GL कोड्स मीन। GL कोड का क्या अर्थ हो जाएगा, जर्नल लेजर कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जर्नल लेजर कोड जो वो 10 डिजिट्स का रहता है। RSI स्टैंड्स फॉर, RSI की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर।
आगे चलते हैं। POC मीन्स, POC की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं। तो PA के एग्ज़ाम के लिए फुल फॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, अच्छे से आपको ये ज़रूर करनी है। आगे चलते हैं। CIS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। एक होती है CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, एक है यहाँ पे CIS, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। SSO डिनोट्स, SSO जो है वे क्या दर्शाता है? तो इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी सिंगल साइन ऑन। 36 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। बट इज SSS इन सैप। सैप में ट्रिपल S जो है ये क्या है? स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। MDM जो है ये क्या होता है? 38 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपके पास द फैसिलिटी आईडी ऑफ अ पोस्ट ऑफिस कंसिस्ट ऑफ। डाकघर की फैसिलिटी आईडी में कितने अंक शामिल होते हैं? ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी, 13 डिजिट इसमें होते हैं। तो आईडी फॉर फैसिलिटी सेंटर जो है इसमें 13 डिजिट रहते हैं, और आईडी फॉर प्रॉफिट सेंटर में 10 डिजिट रहते हैं। दोनों ही आपने याद करने हैं। फैसिलिटी आईडी 13 डिजिट, प्रॉफिट सेंटर की जो आईडी रहती है 10 डिजिट उसमें होते हैं। In the profit center ID in the CSI system rolled out in post offices, the third digit denotes। प्रॉफिट सेंटर आईडी में जो तीसरा अंक है वो किस चीज़ को दर्शाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जैसे हमने अभी किया ऊपर, प्रॉफिट सेंटर की जो आईडी रहती है उसमें 10 डिजिट होते हैं। फर्स्ट प्लस जो सेकंड डिजिट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे चलते हैं। जो थर्ड डिजिट जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ प्लस जो फिफ्थ डिजिट होंगे वो डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे चलें, जो छठा डिजिट रहता है वो हेड ऑफिस को डिनोट करता है। सेवन्थ प्लस एट्थ जो डिजिट रहता है वो एसओ को डिनोट करता है। उसी तरह से नौवां प्लस 10वां जो डिजिट रहेगा ब्रांच ऑफिस को डिनोट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। But is the additional fees to be charged for availing COD facility for amount up to rupees 6,500 to recovered from addressee। COD सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्राप्तकर्ता से 6500 रुपये तक की राशि के लिए कितना अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा? 41 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल के ऊपर चार्जेस कैसे लिए जाते हैं? अगर उसकी वैल्यू 6,500 रुपये से कम है तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 1.6% ऑफ दी COD वैल्यू रिकवर। जो भी आप COD के लिए एड्रेसी से प्राप्तकर्ता से राशि वसूल करेंगे उसका 1.6% जो है अतिरिक्त शुल्क के रूप में लिया जाएगा। अगर 6,500 रुपये से अधिक की COD आर्टिकल है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, प्लस 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6,500। 1% उस अमाउंट का देना होगा जो 6,500 से ज़्यादा का होगा। अब मान लीजिए 7,000 रुपये का एक COD आर्टिकल है, उसके ऊपर एडिशनल फ़ीस कितनी लगेगी? 6500 रुपये तक के लिए 100 रुपया, ये आपका फाइनल है, यानी कि ये आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद 6500 रुपये से ऊपर जितनी भी राशि होगी उसका 1%। अब 6500 रुपये से ऊपर कितनी राशि है आपके पास? 500 रुपीज़ है, तो 500 का 1% आपको देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका बन गया फिर वो आपको एडिशनल फ़ीस के रूप में देना पड़ेगा। कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। But is discount rate applicable to a corporate customer who gives a monthly speed post revenue of 50 lakh? 50 लाख रुपए का मासिक स्पीड पोस्ट राजस्व देने वाले कॉरपोरेट ग्राहक के लिए लागू छूट दर क्या है? तो एक वॉक इन कस्टमर होते हैं उनके लिए भी आपने याद रखना है 2,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की डेली बुकिंग के बेसिस के ऊपर उनको मिलते हैं। एक दिन में 2,000 रुपये से लेके
1 लाख रुपए तक की अगर उनकी बुकिंग है 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से ऊपर की अगर बुकिंग है तो 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। भाई अगर हम बात करें कॉरपोरेट कस्टमर की, तो कॉरपोरेट कस्टमर के लिए जो है मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस के आधार पर डिस्काउंट होता है। अगर उसका मंथली बिजनेस 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक है, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक है, 15% का डिस्काउंट मिलेगा। 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के लिए 20%, 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ के लिए 25% और 5 करोड़ से ज़्यादा के लिए 30% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 42 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, 50 लाख। तो किस श्रेणी में आ जाएगा, 25 लाख से 1 करोड़ के बीच के लिए 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बट इज दी URL ऑफ POSB इंटरनेट बैंकिंग, POSB इंटरनेट बैंकिंग का जो URL है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, ebanking.indiapost.gov.in, इसको याद कर लेना है। What is the fees for cancellation और change of nomination in POSB? POSB में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में अगर आपने नामांकन रद्द करना है या बदलना है तो इसके लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। 44 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विदाउट अगर हम बात करें GST 50 रुपये, विद GST आपके प्लस 18% और लगा लेने, यानी कि 9 रुपये और जोड़ लेने हैं तो 59 रुपीज़ आपके बन जाते हैं अगर आप नामांकन रद्द करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, सरेंडर फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन केस ऑफ होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, एंडोवेट एश्योरेंस पॉलिसी, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी एंड युगल सुरक्षा पॉलिसीज। 45 की ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 3 साल के बाद। अब सबसे पहले बात करते हैं होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की। इसमें जो आप लोन ले सकते हैं 4 वर्ष के बाद, सरेंडर जो वो 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। एंडोवेट एश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, इसमें आप लोन 3 साल के बाद ले सकते हैं, सरेंडर फैसिलिटी 3 साल के बाद मिल जाएगी। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस की बात करें, लोन इसमें 4 वर्ष के बाद मिलेगा, सरेंडर आप 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। युगल सुरक्षा एंडोमेंट एश्योरेंस की तरह रहेगा, होल लाइफ एश्योरेंस कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस की तरह रहेगी। फिर उसके बाद आपकी बच जाती है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और बाल जीवन बीमा, जिसमें आपको लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स दैट हैज़ टू बी पोस्टेड एट अ टाइम अंडर बिल मेल सर्विस। बिल मेल सेवा के अंतर्गत एक समय में पोस्ट किए जाने वाले लेखों की न्यूनतम मात्रा जो है वो कितनी आ जाएगी। 46 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। 5000 आर्टिकल आपको एक बार में पोस्ट करने होंगे। अब जो बिल मेल सर्विस होती है इसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है, इन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्स, मंथली अकाउंट बिल्स, यानी कि इसमें जो आपका कम्युनिकेशन रहेगा उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह हो सकते हैं, बिल हो सकते हैं या मंथली अकाउंट बिल हो सकते हैं। और इसमें जो पोस्टिंग की जाती है कम से कम 90 दिनों में एक बार करनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेशनल बिल मेल सर्विस में आपको कम से कम 10,000 आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। उसी तरह से डायरेक्ट पोस्ट में आपको कम से कम 1000 आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। But is space available for media post advertisement in a मेघदूत पोस्ट कार्ड। मेघदूत पोस्ट कार्ड में मीडिया पोस्ट विज्ञापन के लिए कितनी जगह उपलब्ध होती है। 47 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 9 सेंटीमीटर बाई 6.5 सेंटीमीटर इतना स्पेस अवेलेबल होता है। What is the minimum quantity of my stamp sheets mandatory for corporate customers? कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अनिवार्य माई स्टैम्प शीट की न्यूनतम मात्रा कितनी है। तो 48 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 5000 है। कोई भी कॉरपोरेट अगर कस्टमर है वो माई स्टैम्प शीट्स खरीदना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5000 हो जाएगी। इससे ज़्यादा खरीदना चाहता है 5000 के मल्टीपल में खरीद सकता है और उसको डिस्काउंट जो वो 20% का मिलेगा। प्रपोजल फॉर इशू ऑफ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स में बी सेंट बाई। स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव किसके द्वारा भेजा जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारत का कोई भी नागरिक कमेमोरेटिव स्टैंप जारी करने का प्रस्ताव भेज सकता है। अ बल्क कस्टमर इज एलिजिबल फॉर BNPL।
BNPL क्या हो जाएगा, बुक नो पे लेटर फैसिलिटी। इफ़ ही प्रोवाइड्स हाउ मच वर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट बिजनेस इन ए कैलेंडर मंथ, एक थोक ग्राहक BNPL सुविधा के लिए पात्र होगा यदि वह एक कैलेंडर माह में कितने रुपए मूल्य का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। और वो डिस्काउंट के लिए कब पात्र होगा या डिस्काउंट के लिए कब एलिजिबल होगा, जब 50,000 रुपये से ज़्यादा का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करेगा। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं। दी ओनली जोन इन दी कंट्री विच प्रोड्यूसेस गोल्ड एंड इज आल्सो रिच इन आयरन, देश का एकमात्र क्षेत्र जो सोने का उत्पादन करता है और लोहे से भी समृद्ध है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा साउथर्न जोन, दक्षिणी जोन में। नेक्स्ट है आपके पास दी परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज, भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है। 52 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 2.4%। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर, ठीक है, तो आर यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। पंचायत के सदस्य जो किसके द्वारा चुने जाते हैं, द इलेक्टोरेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, संबंधित जो भी क्षेत्रीय निर्वाचन है उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा इन्हें चुना जाता है। द रेसिड्यूरी पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग भारत की संसद द्वारा कब किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एज वेल इन अ स्टेट, राष्ट्रीय आपातकालीन के साथ साथ किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो किस तरह का अध्ययन करता है, तो कीड़ों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कीट विज्ञान कहते हैं। गर्म पानी सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, गर्म पानी अभयारण्य जो वो कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी असम में। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर टीपू सुल्तान और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। 57 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी कॉर्नवालिस के बीच में। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कौन सी उपाधि थी जिसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था या उसका त्याग कर दिया था। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, केसरे हिंद, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एथिक मीन्स, एथिक जो है इसका क्या अर्थ है, मोरल जजमेंट। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट इज रॉन्ग और राइट, स्टैंडर्ड्स गवर्निंग अ प्रोफेशन। करेक्ट आंसर आपके पास 59 का डी आ जाएगा। नीति का क्या अर्थ है, एथिक्स का क्या अर्थ है, नैतिक निर्णय। फिर उसके बाद क्या गलत है क्या सही है इसका निर्धारण, किसी पेशे को नियंत्रित करने वाले जो मानक होते हैं, ये सारी चीज़ें एथिक्स में आ जाएंगी। बट डज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है। 60th की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर पर्यावरण की रक्षा करना एक संगठन की जिम्मेदारी है। तो ये था आपके पास कर्नाटका सर्कल का PSA का 2023 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको गलती नज़र आए उस चीज़ के लिए भी आप हमें बता सकते हैं। क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये 5 बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।